सोशलिस्ट लीगल सिस्टम, इसको पढ़ने से पहले आपको कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट थोड़ा होना चाहिए। कैपिटलिज्म वो है जिसमें जो प्रॉपर्टी है वो किसी प्राइवेट पर्सन ने की मलकियत होती है और स्टेट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, ना ही स्टेट कोई रूल्स बनाती है इसके लिए। इसके अलावा कम्युनिज्म वो होती है जिसमें जितनी भी प्रॉपर्टी है वो स्टेट के पास होती है और कोई भी प्राइवेट पर्सन उसको होल्ड नहीं कर सकता। इसका बैकग्राउंड पढ़ते हैं। रशिया में अरिस्टोक्रेसी थी, जबकि रशिया के नेबरहुड कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, डेमोक्रेसी को वो फॉलो करते थे। अरिस्टोक्रेसी वो निज़ाम है जिसके अंदर कुछ नोबल पर्सन होते हैं, अपर क्लास लोग, वो पूरी कंट्री को रूल करते हैं। बाकी जो लोग होते हैं वो स्लेव्स के तौर पर काम करते हैं, गुलामों के तौर पर। अब रशिया में जो पॉपुलेशन थी 85% वो पीजेंट्स थी, किसान थे, और ये लोग नोबल्स के लिए काम करते थे स्लेव्स की तरह। जबकि उसके नेबरहुड कंट्रीज़ में पॉपुलेशन मॉडर्नाइज्ड थी और वो टेक्नोलॉजी को फॉलो करते थे। ये कह सकते हैं कि रशिया उस वक्त बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था, जबकि जो उसके नेबरहुड कंट्रीज़ थे जैसे जर्मनी और फ्रांस, वो टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत आगे बढ़ चुके थे और रशिया ये सब नहीं करना चाह रहा था। अब 1898 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी थी रशिया में, जो मार्क्सिस्ट व्यू को फॉलो करती थी। मार्क्सिस्ट कहता था कि किसी भी कंट्री के अंदर कॉन्फ्लिक्ट इसी वजह से होते हैं कि वहाँ पे क्लास होती है, तो अगर हम क्लास को ख़त्म कर दें, क्लासलेस सोसाइटी बना दें, तो हमारा मुआशरा खुशहाल हो जाएगा। तो ये वाली पार्टी उस व्यू पर बनी थी, लेकिन तब इतनी पॉपुलर नहीं थी। अब ऐसा हुआ कि रशिया में फेमाइन आ गया, कहत पड़ गया। तो जो उनके अरिस्टोक्रेट थे, उन्होंने जो किसान थे उनको उनकी लैंड जो है वो वापस कर दी, उनकी ज़मीनें उनको वापस कर दी, मगर हैवी लोन्स के साथ। उन्हें कहा कि आप ये ज़मीनें बहुत ज़्यादा कर्ज़ा आप हमें देंगे तो आप ये रख लेंगे। किसान काम तो कर रहे थे मगर उन्हें इतना मुनाफा नहीं हो रहा था कि क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा कर्ज़ा देना पड़ता था बादशाह को, और उनके पास खुद रहने के खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं बचते थे। इसी दौरान 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, तो जो रशिया था उसके पास इतनी इनकम नहीं थी कि वो अपनी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज़ लगा सके। रशिया ने फॉरेनर्स को बुलाया कि आप मेरी कंट्री में इन्वेस्ट करें और इंडस्ट्रीज़ लगाएं, लेकिन आप होल्ड सारा आपका होगा, स्टेट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। इसकी वजह से जितने भी जब उन्होंने इंडस्ट्रीज़ लगाई तो जो वहाँ पे वर्कर्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा बदहाली का सामना करना पड़ा। तो जब फैक्ट्रीज़ लग गई तो जो किसान थे, क्योंकि उन्हें अपनी फार्मिंग में इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था, तो वो सिटीज़ की तरफ चले गए और ताकि इंडस्ट्रीज़ में उन्हें काम मिले। जब वो सिटीज़ की तरफ काम के लिए गए तो वहाँ पे हार्श कंडीशन का सामना करना पड़ा, लॉन्ग आवर्स में उनको काम करना पड़ता था, लो पे थी, स्टेट का कोई अंदर इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी क्योंकि कैपिटलिज़्म वर्क करता था। तो इनको लगा कि इनके जो हकूक़ हैं उनका इस्तेहसाल हो रहा है। तो 1905 में वर्कर्स ने मिलके एक पीसफुल रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की, जिसके लिए यूनिवर्सिटीज़ को क्लोज़ कर दिया गया। वर्कर्स और जो पीजेंट्स थे इन सब ने मिलके एक यूनियन बनाई और इन्होंने कहा कि हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने ताकि हमारे जो हकूक़ हैं वो उसका इस्तेहसाल ना हो। जो एरिस्टोक्रेट था उस वक्त का, उन्होंने जितने भी वर्कर्स थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था उन्हें ब्रूचुअली क्विट कर दिया, उन्हें बहुत बुरे तरीके से उन्होंने मार दिया। इसके अलावा उसने जितने भी प्रोटेस्टर्स थे उन्हें अपनी स्पीच के ज़रिए काम डाउन करने की कोशिश की। उसने बहुत अच्छी स्पीच दी कि ठीक है, मैं आपकी इन बातों को मान लूँगा, लेकिन कुछ देर बाद वो दोबारा से अपनी एरिस्टोक्रेसी पे आ गया और उसने अपनी प्रीवियस पोजीशन संभाल ली। अब एरिस्टोक्रेट जो थे पहले, बहुत पहले रशिया में कई होते थे ओप्रेसर्स, कि वो सिर्फ़ और सिर्फ जुल्म के ज़रिए अपनी एरिस्टोक्रेसी को चलाते थे। फिर होते थे रिफॉर्मर, वो रिफॉर्म्स की बात तो करते थे लेकिन वो फिर भी ओप्रेसर्स के तौर पे काम करते थे। कम अज़ कम इन दोनों का विजन होता था। लेकिन इसके बाद जो 1905 में इनका एरिस्टोक्रेट था, वो कहता था, उसके अंदर से गर्लिश वाइब्स आती थी।
वो कहता था कि जो मुझे ये एरिस्टोक्रेसी मिली है गॉड गिफ्टेड है, वो ये लेना नहीं चाहता था मगर उसे ये करना पड़ा क्योंकि इसके आगे कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो एरिस्टोक्रेसी को संभाल सकता। 1914 में वर्ल्ड वॉर वन हुई। रशिया की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन रशिया का जो बादशाह था वो कहता था कि वो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली तौर पर जाना जाए, तो उसने वर्ल्ड वॉर वन में शराकत कर ली। ऐसा हुआ कि 3 साल तक रशिया वर्ल्ड वॉर वन में इन्वॉल्व रहा, जिसकी वजह से रशिया की एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई। अब क्यों डिस्ट्रॉय हुई? क्योंकि रशिया जो है वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, और वो जिस मुल्क से लड़ रहा था जर्मनी से, वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे था, तो यकीनन इनको हार ही होनी थी। 3 साल के 1917 में रशियन रेवोल्यूशन आई, और रशियन रेवोल्यूशन में बोल्शेविक पार्टी जो थी ये कम्युनिज़्म को बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी और लोगों को कम्युनिज़्म बहुत ज़्यादा पसंद आया था, जिसकी वजह से जो बोल्शेविक पार्टी है उसका नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। इसका जो हेड था वो लेनिन था। अब 1917 से 1920 इनको पता था कि अब सिविल वॉर होगी, क्योंकि जी इन्होंने जिस बादशाह के ख़िलाफ़ ये किया था उसने अपनी एक आर्मी बनाई, वाइट आर्मी, और इसको जर्मनी, फ्रांस जैसे मुल्कों ने सपोर्ट भी किया था, और जो लोग लेनिन को सपोर्ट करते थे उसे रेड आर्मी में आते थे वो। और लेनिन ने कहा था कि आप अपनी रेवोल्यूशन को तभी कामयाब बना सकते हैं जब आपने हथियार उठाए। तो इसके लिए रेड आर्मी जो थी वो तैयार थी। इन दोनों के दरमियान में जब लड़ाई हुई तो रेड आर्मी जीत गई, और सिविल वॉर जो थी इन 1920s में वो ख़त्म हो गई। लेनिन ने इंटरवीन नहीं किया इकोनॉमी में, जैसे बैंकिंग में, ताकि जो रेवोल्यूशन आया है वो दोबारा कैपिटलिज्म की तरफ प्रमोट ना हो जाए, क्रिटिकल वॉर इंडस्ट्रीज़ ना हो, फेमाइन दोबारा ना आ जाए। इसके अलावा जब लेनिन की गवर्नमेंट आई तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे तो उन्होंने उसको चेंज करके अपने लीडर से बदल दिया। इसके अलावा सिविल वॉर में जितने भी सस्पेक्टेड एनिमीज़ थे जो गवर्नमेंट में थे, उन्हें किसी भी ट्रायल के बगैर, किसी भी सफाई देने के बगैर, सिर्फ सस्पेक्ट के तौर पर एलिमिनेट कर दिया गया गवर्नमेंट से। इसके अलावा उन्हें बेदखल कर दिया गया लैंड से, बैंक से, इंश्योरेंस कंपनीज और लार्ज फैक्ट्रीज से। इन्होंने स्टेट कंट्रोल को इस्टेब्लिश किया, और जितनी भी प्राइवेटली ओन्ड इंडस्ट्रीज थी, क्योंकि इनके पास भी इतना सरमाया नहीं था कि वो तब उस वक्त ओन कर लेती इनको, तो उन्होंने इसके ऊपर क्लोजली सुपरविजन रखी जब तक इनके पास सरमाया नहीं आ गया। इसके अलावा जितनी भी सोवियत डोमिनेटेड गवर्नमेंट थी ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में, वर्ल्ड वॉर टू के बाद वो सोशलिस्ट रूल के अंदर आ गई।